क्या बात है? आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। व्यंग से सुमित ने कहा। तो रेवा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। सुमित रेवा के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, रेवा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। रेवा ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉब कट बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है रेवा? खबरदार जो ऐसी बात की सुमित। तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो। क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेने नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए इमीडिएट बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। सुमित का इल्ज़ाम सुनकर रेवा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको सुमित। तुम्हारे जैसा फेलियर इंसान मेरे लायक है ही नहीं है। ना तो तुम मुझे वह प्यार और खुशियाँ दे सके जो मैं चाहती थी और ना खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रेवा। बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे। मैं तैयार हूँ सुमित, तुम कागज़ बनवाओ, हम अपनी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं यह सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतने बड़े और समझदार हो गए हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। रिया को हॉस्टल भेज देंगे और आरव मेरे साथ रह जाएगा। तो ठीक है रेवा, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि सुमित और रेवा की बेटी रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रेवा उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटा बेटा आरव रो रो कर कह रहा था, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे में कई दफ़ा रिया दी सर दर्द की गोली खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। रिया दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ ना बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी फ्रेंड ने फ़ोन पर बताया कि वे स्कूल में बेहोश हो गई हैं। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही पर मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दिया। यह सोचकर रेवा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा सुमित भी अस्पताल पहुंचा। रेवा ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं रिया का क्या होता। वह दरअसल तलाक के कागज़ फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची। अगले दिन तक रिया की सारी रिपोर्ट आ गई। रिया को ब्रेन ट्यूमर था। यह खबर सुनकर सुमित और रेवा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश ही नहीं रहा। रिया के ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। काट कर ट्यूमर निकाल दिया गया। रेडिएशन थेरेपी भी दी गई। रेवा ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुपए पानी की तरह बहाए। रिया को काफ़ी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा ही रहा। करीब 2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ शुरू हुआ तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में रिया काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सुमित और रेवा का पूरा ध्यान रिया को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। रेवा का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी अजय के साथ कायम था। सुमित अभी भी रेवा से नाराज़ था। दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही रिया की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो
रिया की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 4 साल बीत गए। अब तक रिया नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। सुमित और रेवा की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इसी बीच सुमित के जीवन में एक परिवर्तन जरूर हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। उसकी गायकी लोगों को काफ़ी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। सुमित को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी छोटे मोटे ऑफर मिलने लगे। नाम के साथ साथ पैसे भी मिले और रेवा के तेवर कमजोर हुए, मगर अजय के साथ उसका रिश्ता वैसे ही कायम रहा और यह बात सुमित को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। सुमित ने फिर से तलाक के कागज बनने को दे दिए, मगर दूसरे ही दिन रेवा की माँ का फ़ोन आ गया। रेवा की माँ अकेली दिल्ली में रहती थी। बड़ी बेटी रेवा के अलावा उनकी एक बेटी और भी थी जो विदेश में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में रेवा ही उनके जीवन का सहारा थी। बड़े दर्द भरे स्वर में उन्होंने रेवा को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कैंसर हो गया है जो अभी सेकंड स्टेज में है। माँ, यह क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटी, आजकल बहुत कमज़ोरी रहती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। सुमित अपनी सास की काफ़ी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाज़त कभी नहीं देगी। इसीलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी सुमित अब खुद ही काफ़ी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेवा कहाँ है और क्या कर रही है। रेवा ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से अजय के साथ वह अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में अजय ही 2-3 बार घर आकर रेवा से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि अजय के साथ रेवा का रिश्ता कैसा है और यह बात उन्हें बहुत ज़्यादा अखरी थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। सुमित के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वह यह सोचकर चुप रह जाती कि सुमित और रेवा दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, इन्हें ज़िंदगी कैसी जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। सुमित को संगीत के सिलसिले में अक्सर दूसरे दूसरे शहरों में जाना पड़ता और इधर पीछे से माँ की देखभाल के साथ साथ रेवा अजय के और भी ज़्यादा करीब होती गई। करीब 3 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन रेवा बहुत रोई, पर सुमित एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुंबई में था। रेवा ने अकेले ही माँ का क्रियाक्रम कराया। अजय ने जरूर मदद की उसकी। रेवा को इस बात का काफ़ी मलाल था कि खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर सुमित दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। सुमित के आते ही वह उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो सुमित सीधा वकील के पास निकल गया। जल्द से जल्द तलाक के कागज़ बनवाकर वह इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर लौटा तो अंदर से आ रही आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और रेवा चीख रही है, नहीं रिया, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए क्या? पर मम्मा, आप यह क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो। हमने तो कुछ नहीं कहा ना आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं। फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत कर मेरी बच्ची। मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी
वह भी एक विवाहित से। मनीष विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट करा दिए हैं। पर बेटा, यह तो समझने की कोशिश कर, तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा मनीष एक दलित युवक। नहीं नहीं, यह संभव नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। मनीष का परिवार और रस्मों रिवाज सब अलग होंगे, तू नहीं निभा पाएगी। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक थी ना, एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्मों रिवाज, मगर आप दोनों तो फिर भी नहीं निभा पाए ना, तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर रेवा स्तब्ध रह गई। सुमित को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात शूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी कि उन दोनों की भूल समझने लगी थी, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। सुमित अचानक लड़खड़ा सा गया। जल्दी से दरवाज़ा पकड़ लिया। रिया और मनीष घर से बाहर निकल गए थे। रेवा अकेली बैठी रो रही थी। सुमित धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। रेवा ने कांपते हाथों से वे कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपककर सुमित के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, सुमित, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोलकर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि वे अपना रास्ता न भटक जाएं। रेवा की बात सुनकर सुमित ने भी सहमति में सिर हिलाया और तलाक के कागजात के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। अब उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है रिश्ता। सुबह से मन कच्चा कच्चा सा हो रहा था। राखी का दिन, बचपन याद आ रहा था। चूल्हे पर धीरे धीरे पकती खीर में पड़ी केसर की खुशबू, हाथों में मेहंदी के फूल, राखी के रेशमी चमकीले रंगीन धागे। सुबह से नहा कर नए कपड़े पहनकर दोनों भाई बहन घर में दौड़ लगाते रहते थे। एक रौनक सी हो जाती थी घर में। मत खा मिठाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुझे राखी बांधने के लिए मैं अकेली क्यों भूखी रहूं? जा जा, मैं तो खाऊंगा। तुझे राखी बांधनी है तो तू रह भूखी। जा, मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मत दे, वैसे भी पैसे तो पापा देंगे, तू कौन सा कमाता है। मम्मी, मुझे भी पैसे देना जितना इसको दोगी। हाँ मेरा राजा बेटा, तुझे भी पैसे मिलेंगे। पहले राधा से राखी बंधवा ले। बराबर के पैसे मिलने की शर्त पर राखी की रस्म पूरी होती। फिर तो विकास थाली की 10 राखियां बांधकर दोस्तों को भरी कलाई दिखाने चल पड़ता। कहाँ चला गया बचपन, कहाँ खो गए वो रिश्ते। एक ही कोख से जन्मे भाई बहनों के बीच क्या ऐसी भी दूरियां आ जाती है। बहुत सारे आंसू आंख में भर आए। बहुत सूना सूना सा लग रहा था आज का दिन। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत जिद करके पिक्चर देखने चले गए थे, राखी की रस्म पूरी करके। बच्चों ने राधा से चलने की बहुत जिद की, पर वह रुक गई थी कि राखी का दिन है, जाने कौन सी ननद चली आए। पास के शहर में ही तीनों तो रहती हैं, कोई आ गया तो कम से कम वह घर पर मिलेगी। अब अकेलापन ना जाने कितनी पुरानी स्मृतियां खखोर रहा था। बचपन, किशोर के वो दिन जब विकास उसका पूरा ख्याल रखा करता था। इस सहेली की घर से लाना, ट्यूशन पर छोड़कर आना, उसका पीछा करने वाले लड़कों से झगड़ पड़ना, फिर विकास की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह की गिफ्ट,
उसकी शादी पर विकास का घंटों कमरा बंद करके रोना, फिर विकास का एक विजातीय लड़की से प्रेम संबंध होना, उससे विवाह के लिए घर में विरोध, लड़ाई झगड़ा। एक राधा ही थी जिसने मम्मी को मनाया था उस विवाह के लिए। राधा मम्मी से मिली थी। मम्मी ने कितने वादे किए थे, दीदी जैसा मम्मी चाहेगी वैसा होगा, मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, आपके परिवार की परंपराएं अब मेरी है। कितनी कितनी दलीलें दी थी मम्मी ने मम्मी को। भाई और मम्मी की शादी को लेकर मम्मी जन्म पत्रिकाएं दिखवाकर कह चुकी थी, बेटा जाति का झगड़ा छोड़ भी दूं तो मम्मी शुभ नहीं है उसके लिए। कल ही तो पंडित जी पत्रिकाएं देखकर गए हैं तेरे सामने। मम्मी ये पुरातन पंथी बातें छोड़ो, मम्मी देखने में ठीक ही है, कर दो उसके मन की। उसी के मन की हो गई थी, पर 1 महीने में ही झगड़े शुरू हो गए थे। फिर दोनों अलग हो गए, पास ही में अलग घर लेकर रहने लगे। मम्मी पापा से मिलने आते जाते रहते थे। अलग हुए 6 महीने बीते भी न थे कि वह दुर्घटना घट गई जिसमें विकास का एक पैर चला गया। इतना बड़ा हादसा शायद फिर परिवार को जोड़ रहा था। लग रहा था शायद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सुबह के भूले घर को लौट आएंगे। मम्मी अस्पताल में दिन रात एक एक करके उसकी सेवा करती रही थी, अपना अशक्त बुढ़ापा भुलाकर। तन मन धन तीनों झोंक कर उन्होंने 3 महीने विकास के साथ अस्पताल में बिताए। मम्मी अपने मायके में थी, उसे भी चोट आई थी। राधा स्वयं घर, पति, बच्चे छोड़कर मायके के चक्कर काटती रही, हर संभव सहायता करती रही। राधा के पति भी पीछे नहीं रहे थे विकास की सेवा में। उसे गोद में उठा उठाकर एक्सरे वगैरह के लिए ले जाते। विकास भी मम्मी के बहुत करीब आ गया था। दिन रात कहता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे सुला दो, बहुत दर्द है। मम्मी आंसू बहाती, उसके करीब रात रात खड़ी रहती। कभी कभी विकास जिद करके मम्मी को घर भेज देता और राधा स्वयं उसका यूरिन बैग बदलती, गंदा बिस्तर साफ करती, शर्म छोड़ एक बच्चे की तरह उसके कपड़े बदलवाती। सबके सहयोग से व सेवा से विकास घर लौट आया था, कृत्रिम आधुनिक तकनीक वाले नए पैर के सहारे चलता हुआ। विकास लौटकर अपने अलग घर में नहीं गया। मम्मी से कह दिया था, तुझे आना हो आ जाना, मैं अब अपनी माँ से अलग नहीं रहूँगा। पर कुछ सप्ताहों में ही फिर पासा पलट गया था। इस बार विकास सारे रिश्ते ही तोड़कर चला गया था, यह इल्ज़ाम देकर कि मेरे ससुराल वाले तो एरोप्लेन से बम्बई ले जाते, मेरा पैर बच जाता, तुमने तो कटवा ही दिया। सबने समझाया भी कि पैर में तो उसी दिन डिमार्केशन लाइन आ गई थी, बम्बई जाकर भी वह कटता ही। लेकिन अब विकास किसी की बात नहीं सुन सकता था सिवाय मम्मी के। रिश्ते फिर किर्च किर्च बिखर गए थे। दिल में दूरियां ही नहीं हुई बल्कि अलगाव की मोटी दीवारें खिंच गई थी। पर मम्मी के मन में विकास के अपाहिज होने का दर्द हमेशा बना रहा। बेटा अपाहिज ना हो गया होता तो मैं उसे भूल जाती, पर मन में रह रह कर लगता कि ना जाने वह क्या क्या करता होगा, कैसी कैसी नई परेशानियां होती होगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। करता क्या होगा, कार चलाता है, बीवी को लेकर घूमता है, खुश रहता है। पापा चिढ़कर कहते, अच्छा है खुश रहे, बस हमें क्या। स्वयं राधा उसके लिए यही इसी अपंगता की वजह से पिघल जाती थी। आज बार बार दिल में आ रहा था कि आज राखी के बहाने विकास को फ़ोन कर ले। क्या हुआ जो पिछली बार मायके जाने पर वह उसके सामने से मुंह मोड़कर निकल गया था, मुस्कुराया तक ना था। वह भूल गया तो क्या, राखी पर उसका तो फर्ज बनता है। स्वयं को बहुत रोका, पति के डर से
वह जरूर नाराज होकर कहेंगे कि जब विकास रिश्ता नहीं रखता तो तुम क्यों मरी जा रही हो। जब मन भावुकता के अतिरेक से भर गया तो उसने विकास के मोबाइल पर कॉल किया। फ़ोन पम्मी ने उठाया। हाँ पम्मी, मुझे विकास से बात करनी है। हॉल में आवाज़ें गूंजी। उसी का फ़ोन है। अरे वही राधा। पंजाबी लहजा और कठोर हो गया था उसका नाम लेते हुए। हेलो हेलो। राधा की ललचती आवाज़ की नमी भी विकास की रूखी आवाज़ को कोमल ना कर सकी। कैसा है? ठीक हूँ। सगे भाई की आवाज़ का रूखापन उसकी आत्मा को छील रहा था। बस तेरी खैरियत जानने के लिए ही। आगे बोल पाने की गुंजाइश नहीं थी। फ़ोन कट चुका था। फ़ोन लिए राधा संज्ञा सुन बैठी रही। फूट फूट के रोना चाहती थी कि बाहर बच्चों का शोर सुनाई दिया। कोई मिल गया, गुनगुनाते हुए दोनों बच्चे घर में घुसे। राधा छिपा गई पति से फ़ोन वाली बात। हाथ मुंह धोकर वह चाय बनाने किचन में जा ही रही थी तो बाहर ड्राइंग रूम में से इनकी आवाज़ आई। सुनो राधा, देखो कौन आया है। अरे मधुर, कैसे हो? ठीक है जीजी। छोचा इच लाखी पे अपनी जिज्जी से लाखी बंधवा आए। आज 5 हैं, कल ट्रांसफ़र पे दूर चली गई तो। कब चले? सुबह की ट्रेन से चले थे, संझा होने आई। अच्छा किया तुमने आकर। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ना ना, चाय फाय तो अब लाखी बंधवाए के ही पियेंगे, बल्कि खानों ही खा लेंगे सीधे। मम्मी ने कही थी लाखी बांध के ही कुछ खाइयो। मधुर की मासूम बातें सुनकर राधा का मन प्रफुल्लित हो गया था। उसकी 2 साल से सुनी पड़ी राखी आज बनेगी। क्या हुआ जो उसका ये अपने सगे भाई का हम उम्र चचेरा भाई बचपन से ही मंदबुद्धि है। कम से कम अपनी इस बहन से प्यार तो रखता है। इतनी दूर से चलकर आया है अपनी निश्चल निस्वार्थ भावनाएं लेकर। राधा ने जल्दी से रेशम के घुंघरू बंधे धागे थाली में रखे, मिठाई रखी, दिया जलाया, रोली चावल लेकर इस अनोखे स्नेहिल भाई के सामने आ गई। बड़े स्नेह से टीका करके राखी बांधी, मिठाई खिलाई। मधुर उठा, उसने पैर छुए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर थाली में डाल दिया। नहीं मधुर भैया, हम आपसे इतने पैसे नहीं लेंगे। आप आ गए हैं, यही बहुत है। नहीं तो हमारी यह राखी भी सुनी जाती। आवाज में उस फोन वाली घटना की पीड़ा थी। चिंता क्यों करती हो जीजी? हम भी अब कमाते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तुम्हें लेने पड़ेंगे, वरना नाराज हो जाएंगे। हाँ हम। तुतलाती आवाज में मधुर ने कहा। मधुर की प्यार भरी बातें सुनकर राधा के आंसू अब कैसे रुकते। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मधुर भैया, पतिदेव और दोनों बच्चे हतप्रभ उसे देखते रह गए। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।